सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और मेरी दी हुई वीडियोस को देख रहे होंगे और साथ ही में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे होंगे। बच्चों, आप जानते ही हो ये जो हमारी वीडियोस हैं ये रिवीजन वीडियोस है ना, पुनरावृत्ति की। हम लोग संधि की और पाठ 1 भाषा जो पाठ था हमारा उसकी पुनरावृत्ति कर चुके हैं। आज हम किसकी पुनरावृत्ति करने वाले हैं? आज हम करेंगे व्याकरण के पाठ 2 वर्ण विचार की पुनरावृत्ति। ठीक, तो चलिए देखते हैं अपनी वीडियो में। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं अपना पाठ 2 वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में सबसे पहले जानना क्या जरूरी है कि वर्ण क्या होता है ना। वर्णों पर तो हम विचार तब करेंगे, वर्णों के बारे में तो हम तब जानेंगे जब हमें ये पता होगा कि वर्ण क्या होता है। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी यूनिट, हाँ, जिसके और खंड नहीं हो सकते, जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते, उन्हें वर्ण कहते हैं। नीचे देखिए मैंने बताया हुआ है आपको कि भाषा कैसे बनती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई मैंने किसे कहा? वर्ण को, क्योंकि वर्णों के मेल से बनते हैं शब्द, शब्दों के मेल से बनते हैं वाक्य, और वाक्यों के मेल से आखिर में क्या बनती है? भाषा। तो भाषा जो आप और मैं आपस में बोल रहे हैं, जितने भी लोग भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वो भाषा कैसे बोली जा रही है, किसकी सहायता से बोली जा रही है? वर्णों की सहायता से। तो वर्ण जो हैं वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। यह अक्सर फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है बच्चे। उसके बाद वर्णों के भेद, ये भी रिक्त स्थान में या सही गलत में पूछा जाता है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो 2, स्वर और व्यंजन, आप जानते ही हैं। फिर आ जाता है वर्णमाला। तो वर्णमाला क्या होती है? वर्णों की सुनिश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं। मैंने जो बोल्ड किया है, जो हाईलाइट किया है, आप उस पर ध्यान दें। जो सुनिश्चित है यानी कि पहले से ही निश्चित की जा चुकी है, क्रमबद्ध है, सीरियल वाइज है, उस व्यवस्था को, उस सिस्टम को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि कोई भी आपसे अगर पूछेगा बेटे वर्ण बताओ, तो आप कोई भी वर्ण बोल सकते हो, ई, ए, म, क, प, कुछ भी, स्वर बोलो, व्यंजन बोलो, कुछ भी बोलो, आगे पीछे आप बोल सकते हो। लेकिन अगर कोई आपसे कहे वर्णमाला लिखो या वर्णमाला सुनाओ, तो आपको पहले स्वर सुनाने हैं, है ना। पहले स्वर है, स्वरों में भी पहले अ, फिर आ, है ना, इस तरीके से है। उसके बाद व्यंजन आप सुनाएंगे। व्यंजन में भी जो 5 वर्ग है, पहले क वर्ग के व्यंजन सुनाएंगे, फिर च वर्ग के, फिर ट वर्ग के। तो ये जो 5 वर्ग दिए हुए हैं, क, च, ट, त, प, इसी सिस्टम से, इसी व्यवस्था से, इस क्रमबद्धता के साथ ही किसी को भी सुनाएंगे या लिखेंगे। तो वर्णमाला में हम सुनिश्चित क्रमबद्ध व्यवस्था से वर्णों को लिखते हैं या बोलते हैं, उसे वर्णमाला कहते हैं। ठीक, फिर स्वर और व्यंजनों पर चर्चा कर लेते हैं कि स्वर क्या है और व्यंजन। तो देखिए, स्वर व्यंजन में अक्सर अंतर भी पूछा जा सकता है। स्वर और व्यंजन में 2 अंतर बताइए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्वर किसे कहते हैं? आप जानते हैं, जिन भी वर्णों का हम उच्चारण करते हैं और हवा मुंह से बिना रुके बाहर आती है, वह स्वर कहलाते हैं। इनमें अन्य वर्णों की सहायता नहीं ली जाती, ये स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, आप करते हो ना जब वर्ण विच्छेद करते हो, तो किसी भी स्वर के नीचे हलंत नहीं लगाते। स्वर अपने आप में पूर्ण होता है, वो किसी की सहायता से नहीं बोला जाता। ठीक है, और स्वर कितने होते हैं? 11। तो ये नीचे 11 स्वर मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं, आप जानते ही हैं इन सब के बारे में। उसके बाद स्वरों के भेद हमने करे थे। स्वरों को, इन 11 स्वरों को हमने 2 भागों में बांट दिया था। एक हमने बांटा था ह्रस्व स्वर और एक दूसरा दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर जो था उसमें 4 थे, अ, ई, उ और री। और दीर्घ स्वर, ये मैंने 7 दीर्घ स्वर के नाम लिखकर दिए ही हैं आपको। ह्रस्व स्वर जिनको बहुत कम समय लगता है बोलने में, और दीर्घ जिनको बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। ठीक, उसके बाद व्यंजन। व्यंजन वे स्वर होते हैं जो, जिनका उच्चारण करते समय जो वायु है या हमारी जो जीवा है वो किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, और इनको बोलते समय, इनका उच्चारण करते समय हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है। हम करते हैं ना, की लिखेंगे तो क और ई, जब वर्ण विच्छेद करते हैं तो आप करते हैं,
है ना, व्यंजन पूर्ण नहीं होते उनके नीचे हलंत लगाते हैं और साथ में कोई ना कोई स्वर लगाते हैं। अगर कोई मात्रा नहीं है तो अ लगा देते हैं। आप सब जानते हैं, हमने पहले पढ़ाई हुआ है ना। एक बार हल्का सा हम दोहरा रहे हैं ताकि आपको फिर से सारी चीजें याद आ जाएं। और व्यंजनों की संख्या कितनी है, कितने होते हैं व्यंजन? 33। स्वर 11, व्यंजन 33। आप इनको अंतर स्पष्ट की तरीके से भी कर सकते हैं, टैबुलर फॉर्म में, अगर आपसे पेपर में पूछा जाए। इसके बाद हमारा अगला क्या है, जैसे हमने स्वरों के बेटे भेद किए थे, 2 भेद, ऐसे ही आपको याद होगा हमने व्यंजनों के भी भेद किए थे, आपकी किताब में दिए हुए। व्यंजनों के हमने 3 भेद कर दिए थे, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, है ना। जो 33 व्यंजन है, 33 जो व्यंजन है, उनको हमने 3 भागों में बांट दिया। जो पहले 25 हैं, पहले 25 क च ट त प, ये जो 5 वर्ग थे, हर वर्ग के अंदर 5-5 व्यंजन, तो 5 पंजे 25। जो पहले 25 व्यंजन थे वो स्पर्श व्यंजन हो गए, क्योंकि वो जीवा जो है वो किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, हमारे मुंह के किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, तो स्पर्श व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, वो जो 2 थे हमने किए, 4 थे हमने किए थे, यर अलावा स्पर्श व्यंजन के जो बाद दिए जाते हैं, यर अलावा, ये 4 हो गए अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद ऊष्म व्यंजन, जिनका उच्चारण करते समय ऊष्मा, गर्मी बाहर आए, ये इनकी संख्या भी 4 है, श क्ष स ह, है ना। तो ये हो गए हमारे व्यंजनों के भेद। इसके बाद संयुक्त व्यंजन को जानना भी बच्चे जरूरी है, क्योंकि वर्ण विच्छेद, जो अगली पुनरावृत्ति हम करेंगे वर्ण विच्छेदों की, पेपर में भी अक्सर आपसे जब वर्ण विच्छेद करने के लिए दिया जाता है तो संयुक्त व्यंजन वाले अक्षर, जो शब्द हैं, वो ज्यादातर दिए जाते हैं। तो संयुक्त व्यंजन क्या होता है, इसे जान लेते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन होता है जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मेल से बनते हैं, ठीक है, तो वो होता है संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ठीक, कौन कौन सी है इनको देख लेते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र, तो ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन है। अब ये किस किस के मेल से बनते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि वर्ण विच्छेद में ये काम आएगा। जैसे क्षत्रिय या कक्षा का अगर आपको वर्ण विच्छेद आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए ये क्ष किसके मेल से बना है। तो क्ष किसके मेल से बना है? क और श, त्र, त, र, ज्ञ, ज और य। आप देख रहे होंगे पहला वाला व्यंजन जो है वो क्या है, क्या है? आधा है, उसके नीचे हलंत लगा है। और जो दूसरा वाला है, जैसे क, त, ज और श, ये पहले जो अक्षर हैं, जो व्यंजन है, वो सब आधे हैं और बाद वाले जो हैं वो पूरे हैं, ठीक है, उनके नीचे हलंत नहीं लगा। इसका भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 4 आपके संयुक्त व्यंजन हैं। ये किनके मेल से बने, इनको जरूर याद करें आप। उसके बाद है विशेषक चिन्ह। विशेषक चिन्ह बच्चे ये 4 है, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग और हलचिन्ह, ठीक है। इनमें से मैंने अनुस्वार और अनुनासिक को बोल्ड किया है, विसर्ग और हलचिन्ह को नहीं, क्योंकि अभी मैं जो डिस्कशन करूंगी वो अनुस्वार और अनुनासिक पे करूंगी। विसर्ग और हलचिन्ह के बारे में आप सब जानते ही हैं। विसर्ग संस्कृत के शब्दों में होता है, आखिर में लगता है ना, जैसे प्रातः 2 बिंदी होती हैं। और हलचिन्ह तिरछी रेखा के रूप में होता है। जिन भी व्यंजनों को हमें आधा दिखाना होता है, स्वर रहित दिखाना होता है कि उसमें स्वर नहीं है, उनके नीचे हम तिरछी रेखा लगा देते हैं, वो होता है हलचिन्ह। तो इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना हमें, लेकिन अनुस्वार अनुनासिक में अक्सर प्रश्न आ जाता है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट कीजिए, ये पूछा जा सकता है। कुछ शब्द दिए जा सकते हैं कि उचित स्थान पर अनुस्वार लगाइए, अनुनासिक लगाइए, ठीक है, इस तरीके से भी प्रश्न आ सकते हैं। तो अनुस्वार अनुनासिक मैंने यहाँ पे अंतर दिया है आपको। अनुस्वार वे होते हैं जिनका उच्चारण केवल नाक से होता है, और अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से। उसमें तीव्र ध्वनि यानी कि ज्यादा समय लगता है बोलने में, और उसमें कम समय लगता है, कम ध्वनि निकलती है, हमारी धीमी हो जाती है ध्वनि। उसमें अनुस्वार का उच्चारण करते समय जो है क्या करते हैं, उनका उच्चारण स्वर के बाद होता है, जो भी स्वर है उसके बाद होगा, ठीक है। लेकिन अनुनासिक का जब हम उच्चारण करते हैं तो स्वर के
साथ करते हैं। जैसे अगर मैं उदाहरण दूं, मैंने दिया कंचन, तो देखिए कंचन, न की आपको एक ध्वनि से सुनाई दे रही होगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं आंख, तो आंख में चंद्र बिंदी लगती है ना, तो आंख आ के साथ में ही चल जा रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा, तो उसमें उसका उच्चारण बाद में होता है अनुस्वार का, और अनुनासिक में साथ में ही हो जाता है। और इसका चिन्ह क्या होता है? बिंदी, और अनुनासिक का चिन्ह क्या होता है? चंद्र बिंदी, ठीक है, या चंद्र बिंदु, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता आपको भी कोई दिक्कत होगी। सिर्फ एक छोटा सा हमारा एक टॉपिक बचा है इसमें, आगत ध्वनियां, ठीक है। आगत ध्वनियां कौन सी होती हैं? आगत ध्वनियां होती है अंग्रेजी, अरबी, फारसी से आए जो शब्द होते हैं उन्हें आगत ध्वनियां कहते हैं। इन्हें विदेशी ध्वनियां भी कहते हैं, क्योंकि विदेश से हमारे देश में आई हैं और हमने हिंदी में इनका प्रयोग करना शुरू कर दिया है, ताकि हम इनका शुद्ध उच्चारण कर सकें इन शब्दों का। बहुत से शब्द हम अंग्रेजी के बोलते हैं, अरबी, फारसी के बोलते हैं, उनका हम शुद्ध उच्चारण कर पाएं, इसीलिए हमने कुछ ध्वनियां अंग्रेजी से और अरबी, फारसी से हिंदी में ले ली। ये ध्वनियां 3 हैं, एक अ, एक ज और एक फ, ठीक है। आप देख रहे होंगे अ पे अर्ध चंद्राकार है, ज के नीचे जो ज है उसके नीचे बिंदी है, तो ये बन गया ज, और फ के नीचे जब बिंदी लग जाएगी तो बन जाएगा फ, ठीक है। हिंदी में क्या होता है? हिंदी में होता है ज और फ, लेकिन जब इनके नीचे बिंदी लग जाती है तो ये बन जाते हैं ज और फ, ठीक है। ये इनका उच्चारण में ये अंतर है। तो अर्धचंद्राकार जो है वो तो होता है अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करते समय हम उनका प्रयोग करते हैं, जैसे डॉक्टर, मॉल, बॉल, है ना। और जो ज और फ ध्वनियां हैं इनका प्रयोग हम कब करते हैं? अरबी, फारसी और अंग्रेजी के शब्दों में करते हैं, ठीक है। नीचे बिंदी के रूप में मैंने आपको बताया ही है किया जाता है, जैसे जरूरत, जीरो, फरियाद, फीस, ऐसे वाले जो शब्द होते हैं, ठीक। तो ये है हमारा नुक्ता और अर्धचंद्राकार। अर्धचंद्राकार और नुक्ता दोनों ही क्या हैं? आगत ध्वनियां, ठीक है। तो ये आपका पूरा जो पाठ है उसके मुख्य बिंदुओं पर मैंने चर्चा कर ली है। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। अपनी अगली जो हम वीडियो करेंगे वो हम किसके विषय में करेंगे? वो हम करेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में। तो आप इन सबको पढ़िए, दोहराएं। कोई आपका होमवर्क नहीं है इसमें, सिर्फ होमवर्क क्या है कि आपको इन सब जो बिंदुओं पे मैंने चर्चा की है उनको आपको देखना है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग जो बच्चे मुझसे पूछ रहे थे, अभी वृत्ति जो करना है वो कैसे लिखना है उसका फॉर्मेट बताऊं मैं, है ना। प्रोजेक्ट में जो करना था तो हम उसके बारे में अभी स्वीकृति का फॉर्मेट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं।